हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 मतलब वीडियो नंबर 2 और क्लास 12th का है ये चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है। क्लास 12th के दूसरे चैप्टर का ऑलरेडी मैंने 10 वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दिया है और ये क्लास 12th का ही पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो पिछले साल आपके सिलेबस में नहीं था और आ गया है। तो पहला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, उसको आप एक बार देख भी लीजिएगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। क्या दिया था आप लोगों को? पूरा इंट्रोडक्शन बताया था कि सॉलिड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट। अच्छा, कोई भी सॉलिड किससे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, लाइक एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ठीक है, और इन्हीं के अरेंजमेंट के बेसिस पर जो सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। लास्ट वीडियो में बताया गया था वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक क्या होता है? एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, और इन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म पैटर्न और एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग को केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन 4 तरह के होते हैं। आयनिक, जो आयन से बने हों, मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल से बने हों, एटॉमिक, जो एटम से बने हों, मेटेलिक, जो एटम से बने हों लेकिन एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड हो। फिर मैंने बताया था मॉलिक्यूलर भी 3 तरह का होता है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर मैंने मेटेलिक का कुछ एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन का समुंदर मॉडल दिया था। तो ये सारी चीजें लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी, 25-30 मिनट का वो वीडियो था, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको आज की क्लास समझनी। बड़ा ही शानदार चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा 3D एजम्पशन से रिलेटेड है। 3D एजम्पशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। जब इसको मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो क्लासरूम में किसी चीज को समझाना बड़ा आसान होता है। आपके पास तमाम तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको दिखा दिखा कर समझा सकते हैं। मैं इस चैप्टर को समझाने के लिए अपनी क्लासरूम को ही एक एग्जाम्पल बना देता था, लेकिन यहाँ वीडियो बनाते समय मेरे सामने ये संभव नहीं है कि मैं इस कमरे को अपना एक एग्जाम्पल बना लूं। बना तो सकता हूं लेकिन आपको दिखाऊंगा कैसे? मोबाइल लेके हाथ में घूमना पड़ेगा जगह जगह, कोने कोने में। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं, आपको फील करवा सकूं कि किसका क्या मतलब है। अच्छा, आप देखिए आज का जो टॉपिक है, आज एक वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्रिस्टल लैटिस, या इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, और दूसरा आपका जो टॉपिक है वो आपका है यूनिट सेल। क्या है बोलिए? यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में कल भी मैंने पहले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा मैं आज फिर बता दे रहा हूं। जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, बार बार बोल रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको पढ़ना है, एमॉर्फस नहीं पढ़ना है। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म पैटर्न, जिसके एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई चीज रिपीट करे। जैसे हमारा ईयर कैलेंडर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप वही एग्जांपल बोर्ड में मत लिख के चले आइए। जैसे हमारा ईयर कैलेंडर में 365 या 366 दिन होते हैं। लीप ईयर होगा तो 366 होंगे, नॉर्मल ईयर होगा तो 365 होंगे। अच्छा, बताइए, आपको पता होगा जो वीक्स होते हैं, हफ्ते, वो रिपीट करते हैं ना, मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे। यही मंडे टू संडे रिपीट होता है तो ईयर कैलेंडर बन जाता है। जानते हो ईयर कैलेंडर क्या है? क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस है? कंपेयर करना वही है, नहीं वही एग्जांपल लेके मत चले आना। और यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वह स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। बताओ क्या रिपीट करता है अपने आप को बार बार? मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। तो मंडे टू संडे क्या है? यूनिट सेल है। और वो पूरा ईयर कैलेंडर क्या है? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है। तो याद रहे, वह स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करके 3 डायमेंशनल बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बनाए, स्पेस लैटिस बनाए, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। कल मैंने मैथ का भी एग्जांपल दिया था। अगर कहीं लिखा हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बताइए इसमें कोई पैटर्न है कि नहीं है? बताइए कोई पैटर्न है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। बताओ कौन सी चीज बार बार रिपीट कर रही है? 1 2 3 1 2 3 क्या है? यूनिट सेल है। बताइए क्या है? यूनिट सेल है। जो चीज बार बार रिपीट करती हो, यूनिट सेल। और कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी मैं आपको देता हूं, समझते रहिएगा। एक बिल्डिंग क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। उसका एक कमरा क्या है? यूनिट सेल है। वही कमरा बार बार रिपीट होता है, नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे, तो बनती है बड़ी सी बिल्डिंग।
तो एक बुक क्या है, एक किताब, ये बुक है, ये बुक क्या है, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसका एक पेज क्या है, यूनिट सेल है, यही अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो बन रहा है क्या आपका यूनिट सेल। तो मतलब कहने का मतलब ये है यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्रिस्टल लैटिस। और ये संभव जानते हो कहां है, केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमार्फस में तो कोनो पैटर्न होता ही नहीं है। यहां कमरा है, इसके बाद कमरा होगा कि फील्ड होगा कोई गारंटी नहीं। एमार्फस में तो रिपीट होता ही नहीं। हमको इस चैप्टर में केवल और केवल क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन में ही रिपीटिशन होगा, और रिपीटिशन नहीं होगा तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं। भाई जहां पर पैटर्न डेवलप होता है हम उसी की स्टडी कर सकते हैं यार। हम भविष्य वक्ता थोड़ी ना, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है कि अगर कोई पैटर्न ही नहीं है फिर भी बता देंगे आगे क्या होने वाला है। अरे पैटर्न बनेगा तब भी ना हम पहुंचेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बहुत से साइको किलर होते हैं, जब वो मर्डर करते हैं तो एक पैटर्न डेवलप होता है, पुलिस उसी पैटर्न की मदद से उनको जाकर पकड़ लेती है। तो पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें, ये तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्लियर हो गया। क्रिस्टल लैटिस क्या है, अगर कुछ डेफिनेशन, द ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, एंड द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए, अब पूरी दुनिया में जो है, मैं पूरा मिटा रहा हूं, अब पूरी दुनिया में जो है दो ही तरह के सॉलिड है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं, मैं क्रिस्टल वर्ड बोलूंगा तो मतलब क्रिस्टलाइन बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये पूरी दुनिया में 7 तरह के क्रिस्टल पाए गए। कितने तरह के बोलिए, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 7 टाइप के, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पाए गए। अच्छा, तो क्रिस्टल सिस्टम का टाइप किस बेसिस पे डिफाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। ये बताइए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक कमरा क्या है, यूनिट सेल है। तो बताओ कमरा दिखने में कैसा होता है, क्यूबिकल। नॉर्मली कमरा दिखने में कैसा होता है, क्यूबिकल। कुछ लोगों के यहां होगा क्यूबॉइडल, लेकिन नॉर्मली जो कमरा होता है वो दिखने में कैसा होता है, क्यूबिकल होता है। तो बताइए, अगर क्यूब अपने आप को चारों ओर रिपीट कर रहा है तो ये एक तरह का क्रिस्टल सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कोई जरूरी है कि हर जगह क्यूब ही होगा? नहीं। अरे हो सकता है कहीं पर सिलेंडर रिपीट कर रहा हो, सिलिंड्रिकल शेप में कोई चीज हो और वो चीज चारों तरफ अपने आप को रिपीट कर रही हो, वो एक अलग एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे पूरी दुनिया में कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम मिले? 7। तो बताओ कितने तरह के यूनिट सेल हो गए? 7 तरह के यूनिट सेल मिले। अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है ना, जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, वो क्रिस्टल्स में वेरी करती है, और उसी वेरिएशन के बेसिस पे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कितने तरह के क्रिस्टल्स डिस्कवर हुए? 7। लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको पढ़ना केवल एक ही क्रिस्टल सिस्टम है, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड हो, एक ही क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और उसका एग्जांपल अभी मैंने दिया, उसको बोलते हैं क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। बोलिए किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमको ऐसे क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है जिसका यूनिट सेल जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, उसका शेप एंड साइज कैसा होगा? क्यूब की तरह होगा, न क्यूबॉइड होगा, न स्फेयर होगा, न सिलेंडर होगा, न कुछ और होगा। वो कैसा होगा? क्यूब होगा। सर क्यूब नहीं है, कुछ और हुआ तो? अरे कुछ और हुआ तो बाकी 6 में आ जाएगा। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है ही पूरी दुनिया में। तो हमको केवल वो वाला पढ़ना है जिसमें क्या रिपीट करेगा? क्यूब रिपीट करेगा। अच्छा, तो एक क्यूब के ऊपर क्या होगा? क्यूब। अबे वो रिपीट तो कर रहा है। नीचे क्या होगा? क्यूब। आगे क्या होगा? क्यूब। बाएं क्या होगा? क्यूब। दाएं क्या होगा? क्यूब। हर तरफ क्या होगा? क्यूब। सोचिए, अपने दिमाग में ऐसा फिगर बनाइए, जनरेट करिए, तभी इस चैप्टर को आप मजा आएगा, ठीक है। तो अब बात आपके मन में आ रहा होगा, सर 7 क्रिस्टल सिस्टम एक बार दिखा देते कि कैसा होता है, उसके बाद हम लोग क्यूबिकल आराम से पढ़ेंगे। तो मैं 7 यहां पर लिख दे रहा हूं क्रिस्टल सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं और उसका एक एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं। आप उसको बाकायदे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। पढ़ना केवल आपको क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, वही जिसका यूनिट सेल कैसा दिखाई देगा? क्यूब दिखाई देगा। क्यूब से तनिको अलग दिखाई दिया, नहीं पढ़ना है, ठीक। तो लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम लिख डाला है। देखिए मैं हट जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट कर लें, जो भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपको उचित लगे, इसको पूरे को आप नोट कर डालिए। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ये सिस्टम है 7 तरह का। देखिए 7 का नाम है क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल।
सातों नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना केवल क्यूबिक है, केवल क्यूबिक है। केवल एक बार नाम दिखा दिया कि आप जानते रहें कि सातों का नाम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आप जानते रहें। अच्छा, एक्सियल लेंथ आपको पता है, क्यूबिक क्यूब को सोच के चलिए, क्यूब होगा तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होगा, कोई भी 3D प्लेन होगा तो उसमें 3 लेंथ के पैरामीटर होंगे, एक्स वाई जेड, उसी को मैं ए बी सी नाम दिया हूं। क्यूब में आप जानते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सारे एंगल अल्फा बीटा एक्सियल एंगल्स, अल्फा बीटा गामा, सारे एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। और उसका एक एग्जांपल जो कॉपर है, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। NaCl आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं, आयनिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक, तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं, उसी में है। बस 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बेसिस पे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो सातों का देखिए आपको पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, कहीं पर तीनों साइड बराबर होती है, कहीं पर 2 होती है, तीसरी नहीं होती है, कहीं पर तीनों बराबर नहीं होती है, कहीं पर एंगल्स 90 होते हैं, कहीं पर एंगल्स 90 नहीं होते हैं, कोई एक एंगल नंबर नहीं होता है, कहीं कोई एक एंगल 120 डिग्री होता है। मतलब सब क्यूब की तरह ही है, बस साइड की लेंथ और एंगल्स चेंज होते रहते हैं और हम कहते हैं यूनिट सेल बदलता जा रहा है। कहीं पर क्यूब है, कहीं पर टेट्रागोनल है, कहीं पर ऑर्थोरोम्बिक है, कहीं पर क्यूब अपने आप को हर तरफ रिपीट कर रहा होगा, कहीं पर टेट्रागोनल रिपीट कर रहा होगा। अगर कोई टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है तो बताओ उसका यूनिट सेल कैसा होगा, टेट्रागोनल। उसके ऊपर क्या होगा, टेट्रागोनल। उसके नीचे क्या होगा, टेट्रागोनल। आगे पीछे दाएं बाएं क्या होगा, टेट्रागोनल। हमको क्या पढ़ना है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसको बकायदे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हमको पढ़ना है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब मैं आपको एक क्यूब बनाऊंगा 2D प्लेन में, एक क्यूब बनाऊंगा, उसके पैरामीटर्स बनाऊंगा और फिर जो है आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए हमको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो हम एक क्यूब बनाने जा रहे हैं। 3D फिगर होता है ना क्यूब का। नॉर्मली लोगों के घर का कमरा कैसा होता है, क्यूबिकल होता है, कुछ जगहों पे क्यूबाइडल होता है, आप क्यूबिकल मान के चलिए। हमको क्यूब पढ़ना है तो हर चीज को हम क्यूब मान के चलेंगे, ठीक है। क्यूब कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए पहले एक आप स्क्वायर बना लेंगे, कई लोगों को क्यूब बनाने भी नहीं आता है। स्क्वायर बना लेंगे, फिर थोड़ा इससे हटके इस साइड, या इससे हटके इस साइड, या इससे हटके इस साइड, या इससे हटके इस साइड, 2 स्क्वायर आपको बनाना है। एक स्क्वायर के 4 कोने होंगे, 1 2 3 4, चाहे इस साइड उठ के बनाइए, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड। तो मैं कोई एक साइड ले रहा हूं, मान लीजिए इस साइड बना रहा हूं, ये देखिए थोड़ा ये स्पेस कम है, थोड़ा ज्यादा भी आप ले सकते हैं। अब सबको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इधर 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 ज्वाइन कर दीजिए, 4 बार। ये आपका बन गया क्यूब। देखिए क्या बन गया, क्यूब बन गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, क्यूब बन गया। अच्छा बताइए, अगर आपसे कुछ हमको क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ एक क्यूब में कितने कोने होते हैं, कॉर्नर। अच्छा आप लोग को अभी कुछ देर पहले ABC मैंने बताया था ना, ये A है, यही आपका A है, यही आपका B है, और ये आपका ABC है। इसको आपको C मान लीजिए, कोई किसी को भी एक को इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए कि सारे के सारे लेंथ, हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे लेंथ आपस में क्या होंगे, सेम। और ये एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो ये सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री है। बोलिए क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्यूब हमने बनाया है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ एक क्यूब में, ये एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, कोने, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, कोने। चलिए आप बताइए एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं। देखिए 1 2 3 4, पहले जो स्क्वायर आप बनाए थे उसके 4, और दूसरा जो स्क्वायर बनाया था, ये वाला बनाया था ना, ये वाला, उसके 4, 1 2 3 4। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, अबे ये 3D फिगर है, ये ऊपर वाली छत है, 1 2 3 4, ये ऊपर वाली छत है, ये नीचे वाला फ्लोर है, 1 2 3 4। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई पूछे कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कॉर्नर वह पॉइंट होता है जहां पर तीनों एक्सिस X Y Z आकर मिले। आप अपने कमरे में पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो अपने कमरे में देख रहे होंगे, अपने कमरे में ऊपर झांक के छत दिख रही होगी, छत पे देखिए 4 कोने होंगे, एक कोना मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं, एक कोना वो मेरे सामने वाला, एक कोना इस सामने वाला, 2 कोने ऊपर ऊपर, और 2 कोने इस इधर वाले, इधर ऐसे 3 और 4, 4 ऊपर है 4 नीचे है, 4 4 8।
अच्छा कई बच्चे सोचते हैं कि सर 4 ठो दीवार भी तो है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, एक दीवार पे 4 भैया, एक प्लेन, इसको बोलते हैं एक दीवार या एक प्लेन या एक फेस, बोलिए फेस, एक फेस, एक फेस पे कितने कॉर्नर होते हैं? 4। और बताइए हमारे कमरे में कितने फेस हैं? 4 ठो दीवार और एक ठो छत 5 और एक ठो नीचे फ्लोर 6। तो कई बच्चे कहते हैं 6 गुणे 4 24, 6 into 4 24। गलत। अरे भाई कुछ कोने कॉमन भी तो होते हैं, कुछ कोने, ये ऊपर है ना ऐसे छत पे 4 और 4 नीचे, ठीक है। और जब आप देखेंगे तो कुछ कोने कॉमन भी होंगे, दीवार के 2 कोने ऊपर वाले तो कॉमन ही हैं, नीचे वाले नीचे मिल गए, इधर वाले ऊपर मिल गए, नीचे वाले नीचे मिल गए, इधर वाले ऊपर मिल गए, नीचे वाले नीचे मिल गए, ठीक है। ऐसे समझिए, ये आपका क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, बुक है, मेरे घर में क्यूब नहीं था अगल बगल मेरे अवेलेबल, तो मैं ये क्यूबॉइड लेके आया हूँ। क्यूब समझिए आप इसको, हाई कोना है एक, अब ये छत है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। अब 4 नीचे, 1 2 3 4 4 4 8, मैं कह रहा हूं 8 ही कोने होते हैं। अब ये देखो, जब तुम इस वाले दीवार पे आओगे तो ये तो तुम गिन चुके हो इसमें, ये वाला देखिए ये, और ये गिन चुके हो इसमें ऊपर, ये गिन चुके हो नीचे, और ये गिन चुके हो नीचे, एक को मिला नहीं ना? ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। तो कितने कोने होते हैं बताइए? एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? अगर कोई पूछे एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 8। तो कॉर्नर इज इक्वल टू 8। कोई पूछे एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? फेस अभी बताए हो फेस कितने होते हैं? 4 ठो दीवार, 1 ठो छत, 1 ठो फ्लोर, तो फेस कितने होते हैं? फेस 6। अरे भाई 1 2 4 दीवार 6, 3D फिगर में है देखिए, ठीक है। 6 आमने सामने वाले, ऊपर नीचे वाले, दाएं बाएं वाले 6। अच्छा कोई पूछे एक क्यूब में कितने एज होते हैं? एज, EDGE, एज। एज मैंने जानते हो क्या होता है? जो 2 कोने को मिलाए लाइन से, लीनियर, जैसे इसको एज बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक लाइन है, ये एज है, ये लाइन। तो एक ये 2 3 4 हो गए ऊपर, 4 नीचे 8। अब क्या कहेंगे 8 ही होते हैं, नहीं कॉर्नर की तरह नहीं। अब यहाँ आइए इस वाले पे, इस वाले पे, इस पेज पे देखिए, इसको मैं गिन चुका हूं ऊपर, इसको गिन चुका हूं नीचे, ये नया बना ना, ये नया, तो 8 1 9, और एक ये नया बना 10। अब इसके जस्ट अपोजिट इस साइड आ जाओ, इसको गिन चुका हूं ऊपर, इसको गिन चुका हूं नीचे, एक ये 11, एक ये 12, ये और ये हो गए, ये और ऊपर और नीचे। अभी 2 साइड और बचे हैं, ये और ये। यहाँ इसको गिन चुका हूं ऊपर, इसको गिन चुका हूं नीचे, इसको गिन चुका हूं इस वाले में, याद करो, और इसको गिन चुका हूं इस वाले में, तो एक भी नहीं बचे। तो कितने हुए? कितने हुए? 12। 4 ऊपर 4 नीचे 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8, और तो इस वाली दीवार पर 2 और इस वाली दीवार पर 2, और इन दोनों पे एक भी नहीं, ठीक है। तो एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12। यही एज है, ये एज है, एज, और इसी की लंबाई को बोलते हैं एज लेंथ ए, एज लेंथ ए, ये एज है। देखिए ये छत है, 1 2 3 4, ये 4 एज ऊपर हो गए, 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 4 8, और 2 इस दीवार पर देखिए, 11 और 12, और 2 इस दीवार पर 13 और 14। आप बताइए कौन लाइन बची? एक को लेनी है, नहीं बची, देखिए सब पे लाइन खींच दी है। तो कितने एज होते हैं? 12। कितने एज होते हैं? 12। यही कमरा रहा होता, आप लोग मेरे सामने बैठे रहे होते तो बड़े आराम से कूद कूद के दिखाता है, देखो एज है, हाउ देखो एज है। तो कितने एज हो गए? 12। कितने कॉर्नर हो गए? 8। रटे रहिएगा, समझ में आए चाहे ना आए। कितने कॉर्नर हो गए? 8। फेस कितने हो गए? 6। कितने एज हो गए? 12। आगे आइए, एक वर्ड होता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। अच्छा अब है क्यूब मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जगह की कमी की वजह से आई। अच्छा फेस आप लोग मैथ 10th तक तो पढ़े ही होंगे। एक तो फेस कैसा, एक क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर। एक क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का ये क्या है? डायगोनल। अच्छा तो इसका एज लेंथ, एज कितने होते हैं? 12, और 12 की लेंथ क्या होती है? ए मान ले रहा हूं, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो भी पिकोमीटर नैनोमीटर। तो ये है आपका ए, बताओ है क्या है? ए। ये क्या है? ए है 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। लेंथ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपका h हो गया हाइपोटेन्यूज,
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो h बराबर a√2। अबे ए बाहर आ जाएगा, पूरे का रूट लोगे और 2 अंदर ही रहेगा, a√2। तो बताओ ये एक फेस पर जो डायगोनल होता है दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, a√2। बताइए एक फेस पर तुम कितना डायगोनल बना सकते हो, 2 ठो, एक ठो ये और एक ऐसे भी तो बना सकते हो 2। एक फेस पर कितना डायगोनल बना सकते हो, 2। तो बताओ कितने फेस डायगोनल होंगे, टोटल फेस कितने हैं 6, तो कितने फेस डायगोनल होंगे 12, 6 गुणे 2 12। अच्छा, एक एज की लेंथ है a, तो बताओ 12 की लेंथ क्या होगी, a√2 a रूट के बाहर। एक क्यूब है जिसमें 12 एज है, 12 की लेंथ है a, एक और कितने फेस हैं 6, और एक फेस पर कितने डायगोनल है 2, तो 6 फेस पर कितने डायगोनल होंगे, 6 तो नहीं 12, और 12 की लेंथ क्या होगी a√2। क्यूब की बात कर रहा हूं, क्यूबॉइड की नहीं बात कर रहा हूं। कई लोग कहेंगे सर मान लीजिए लेंथ और डिफर करे तो हमारा वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही नहीं हुआ, और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम नहीं हुआ तो हमको पढ़ना ही नहीं, या आपका मन करे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए, अच्छा एक चीज अगर कोई तुमसे पूछे बॉडी, क्या पूछे, बॉडी का तो जानते हो क्या होता है, एक घर की बॉडी क्या होती है, चारों तरफ पूरा बॉडी, हमारी बॉडी क्या है, ये पूरी बॉडी है, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का मतलब एक क्यूब में कितनी बॉडी होती है, एक, पूरे क्यूब को ही आप एक बॉडी मान लीजिए, तो बॉडी कितनी होती है, एक। कोई पूछे क्यूब की बॉडी कितनी होती है, तो एक। कोई पूछे बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। बॉडी डायगोनल का तो समझते हो, इस दीवार के, ये एक दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर वाले कोने को सामने वाली दीवार के नीचे वाले कोने से मिलाओ, ऐसे। अपने घर में खड़े हैं आप, बैठे हैं आप, अपने घर की एक दीवार को पकड़िए, पकड़ लिए, उसके ऊपर वाली 2 कोने होंगे, किसी एक को पकड़िए, पकड़ लिए। अब उस दीवार के अपोजिट दीवार पे जाइए, चले गए, और उस कोने के अपोजिट में नीचे वाले कोने पे जाइए, उस कोने के अपोजिट में नीचे वाले कोने पे जाइए। देखिए तिरछी एक लाइन जा रही होगी बॉडी के बीचों बीच से, ऐसे होते हुए बॉडी के बीचों बीच से। मतलब इस किताब में अगर आप समझिए तो इसको मिलाओ, इसको, इसके अपोजिट ये हुआ, तो इसको मिलाओ इस वाले से, तो ये बॉडी के बीचों बीच नहीं जाएगी, इस वाले से। ये अंगूठा, देखिए अंगूठा, और ये बीचों बीच से जाएगी। जानते हो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल बनते हैं, 4। आप ऐसे समझिए 2 कोने को मिलाए, एक वो वाला और एक ये नीचे वाला, ये एक वो ऊपर वाला मेरे सामने है और एक ये नीचे वाला मेरे पीछे है, इन दोनों को ऐसे मिला दिए, ऐसे, ये बॉडी डायगोनल है। 2 कोनों को मिलाने पर कितने बॉडी डायगोनल बन रहे हैं, 1। तो 8 कोने को मिलाने पे कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4, और चारों बॉडी के बीचों बीच से पास करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, एकदम सेंटर से पास करेंगे बॉडी के। तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए, बोलिए 4। कितने हो गए, 4। तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4। अच्छा आप देखिए एक चीज ऐसे ही बता रहा हूं, ये एक फेस है, ठीक है। अच्छा बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं या खड़े हैं, 3D फिगर है, बहुत मुश्किल से, बहुत दिमाग लगा कर समझा रहा हूं, ठीक है। आप मेरे सामने हो तो बड़ा आसान होता। जिस जमीन पर हैं आप, उस जमीन को देखिए, नीचे देखिए आराम से, ठीक है। उस जमीन के बताओ कितने एज हैं, उस जमीन पर कितने एज हैं, 4। चारों किनारे वाले एज हो गए, कितने हैं, 4। चारों की लेंथ क्या है, a। अच्छा तो जो नीचे वाला फेस है, जमीनवा जो फेस है, उस पे कितने फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल बोल रहा हूं, 2 हुए। देखिए जमीन पे ऐसे तिरछा लाइन खींचिए, 2 होंगे। जैसे ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है, इस पर कितने फेस डायगोनल होंगे, 2। रिक्त जगह है, खाली जगह है, देखिए ये आपकी जमीन है, मान लीजिए, इस पर कितने, ये जमीन है, ये, इस पर कितने होंगे, 2, ऐसे ऐसे, 2 ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, देखिए 2 दिख रहे हैं, 2। ये क्या, इसकी लेंथ a, इसकी a, इसकी a, इसकी a, तो बताओ इसकी क्या है, अभी उधर पहले बताया हम, इस वाले की लेंथ क्या है बच्चों, a√2, सही है। ये जमीन है, इसके ऊपर आप बैठे हैं, ये जमीन है, इसकी लेंथ बताओ क्या है, इसकी a, एज लेंथ है a। अच्छा इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले से मिला दो तिरछे में, वो क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। तो बताओ इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है a√2, जो तिरछा गया है ऐसे, ये a√2, और इस वाले की लेंथ है a,
तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज होगी कि नहीं होगी? तो ये देखिए, तो फिर h स्क्वायर बराबर बेस क्या है हमारा? बेस a√2 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी? हाइट तो a ही है ना, a, तो a स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा? a√3। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4, और चारों की लेंथ क्या होती है? a√3। अगर 2D मैं यहां पर वीडियो में अगर आपको समझा पाया हूं तो बहुत बढ़िया। अगर किसी कारणवश आपको नहीं फील हो रहा है तो घर पर आप फील करिएगा, बार बार बोल रहा हूं। ये आपका जमीन है, ये चारों a है, a पहले बताया हूं a है, और ये जो तिरछा लाइन गई है ये a√2 है। अब जो तुम्हारी घर तो कमरे की ऊंचाई है, ऊंचाइया तो a ही है ना, है a ही तो हुआ। देखिए मार्कर रखा हूं, a ही तो हुआ। और बेस कितना हो गया? तिरछे में चलिए, बेस कितना होगा? क्योंकि इस ऊपर वाले कोने को इस नीचे वाले कोने से मिलाना है, इस नीचे वाले कोने से इस ऊपर वाले कोने को। तो ये बताइए, तिरछे में जाएंगे तो बेसवा a√2 हुआ और परपेंडिकुलर क्या हुआ? a हुआ। तो तिरछा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वही तो कह रहा हूं, बेस a√2 हो गया और हाइट a हो गया, तो उन दोनों को स्क्वायर कर दिए, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो गया। पाइथागोरस चिन्ह लगा के निकाल दिए a√3। कुछ नहीं है, याद कर लो, रट लो। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कितने फेस होते हैं? 6। कितने फेस डायगोनल होते हैं? 12। 12 की लेंथ क्या होती है? a√2। कितनी बॉडी होती है? 1। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a√3। फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a√2। बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a√3। याद कर लो ये सारा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर पहले टाइप का न्यूमेरिकल आज लगवाऊंगा, भले 40 मिनट हो जाए, लेकिन इस पर लगवा के ही दम लूंगा आज। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया मैं। जैसे कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर कोई भी सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो वो किससे बना होगा? एटम, आयन या मॉलिक्यूल से। और एटम, आयन और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल। और हमको बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं करना है। पहले वीडियो मैंने क्लियर बताया था, हम इंटरनल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाहर से दिखने में क्यूब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिस्टलाइन होगा, हो सकता है वो एमॉर्फस हो। भाई कोई एमॉर्फस सॉलिड को भी हम क्यूब शेप में ढाल दें तो क्यूबिकल थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ इंटरनल अरेंजमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनल अरेंजमेंट की। तो कई बच्चे बुरा मान जाते हैं कि सर एटम, आयन और मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल होते हैं, और आप कह रहे हैं कि बाहर से देखना नहीं है, अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखिए जो हमको दिखबे नहीं करेगा। तो ये क्यूब कहां से आ गया? ये क्यूब कहां से आ गया? तो एटम्स के अरेंजमेंट से क्यूब बनता है। ये क्यूब कैसे बनता है? एटम्स के अरेंजमेंट से बनता है, और वो अरेंजमेंट हमको दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी क्रिस्टल के अंदर आप गए, ठीक है, किसी क्रिस्टल, मान लो ये क्रिस्टल है, कल कहेंगे तो सिलिंड्रिकल है। अबे बोल ले रहे नहीं, बाहर से कोई मतलब नहीं है भैया, अंदर जाइए ना इसके। ये एक मान लीजिए क्रिस्टल है, इसके अंदर आप चले गए, अपने आप को इमेजिन करिए, अंदर आप जाएंगे तो आपको अपने चारों तरफ क्या दिखाई देगा? एटम ही एटम दिखाई देंगे। हर एटम कैसा होगा? स्फेरिकल। अगर मैं कहूं दो लगातार एटम के सेंटर को ज्वाइन करो, मन में करो करो, बताओ कैसी लाइन बन रही है? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कहूं 4 एटम है, 1 2 3 और 4 स्फेरिकल, चारों को ज्वाइन करो, मन में कैसी लाइन बन रही है? मन में क्या बन रहा है? स्क्वायर। मैं कहूं अगल बगल के 8 एटम हो, 4 इधर 4 इधर, और 8 के सेंटर को ज्वाइन करो, मन में करो, बताओ अब क्या बन रहा है? क्यूब। क्या बन रहा है? क्यूब। तो जब तुम इसके अंदर जाओगे, यहां इस कोने में मान लो है, इस कोने में 8 एटम के सेंटर को ज्वाइन करोगे, क्या बनेगा? क्यूब। इस जगह जाओगे तो क्या बनेगा? क्यूब। यहां जाओगे तो क्या बनेगा? क्यूब। यहां जाओगे क्या बनेगा? क्यूब। यहां जाओगे क्या बनेगा? क्यूब। यहां जाओगे क्या बनेगा? क्यूब। चारों तरफ क्या बनेगा? क्यूब। क्यूब के आगे क्यूब, क्यूब के पीछे क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब। बताओ क्यूब दिख रहा है? नहीं। क्यूब एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एजम्पशन है जो एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करने पे बन रहा है, और वो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल। तो क्यूब नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो हम मनवा में जब ज्वाइन कर रहे हैं ना एटम के सेंटर को, तो क्यूब बन रहा है, और फिर वही क्यूब हुआ ऊपर नीचे दाएं बाएं चौतरफा अपने आप को रिपीट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूब दिखता नहीं है। हाँ, अब आइए अगले टॉपिक की ओर। यहां लिखा हुआ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक। हम लोग को क्यूबिक पढ़ना है। जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो भी कई तरह का होता है। दिखने में क्यूब होंगे सब, लेकिन उसमें एटम्स की संख्या, एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होगा। तो ये 2 तरह का होता है, थोड़ा तेजी से समझिएगा इसको। सिंपल और प्रिमिटिव, और एक लिखा हुआ सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, तो कोई भी क्यूब कैसे बनता है? एटम के सेंटर को ज्वाइन करने पे ना, स्फेरिकल एटम के सेंटर को ज्वाइन करने पर ही क्यूब बनता है, ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। क्यूब का कोई रियल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है।
यानी उस क्यूब के कॉर्नर पे क्या होगा? कई बच्चे कह रहे होंगे एटम होगा, गलत, सेंटर ऑफ एटम होगा। बोलो क्या होगा? सेंटर ऑफ एटम होगा। यानी क्यूब तभी बनेगा जब उसके कॉर्नर पे सेंटर ऑफ एटम होगा। क्यूब तभी बनेगा जब उसके कॉर्नर पे सेंटर ऑफ एटम होगा। मतलब सिंपल यूनिट सेल हो तो भी देखिए क्यूब है, हर कॉर्नर पे देखिए सेंटर ऑफ एटम है, क्यूब है। सेंटर्ड, जो सेंटर्ड होता है वो 3 तरह का होता है, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा हूं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और यहाँ ई का कई बच्चे मतलब समझते हैं एज, एज नहीं है, इस ई का मतलब है एंड, एंड माने किनारा, ई एन डी, एंड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। कौनो यूनिट सेल हो, सिंपल हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो या ईसीसी हो, सब में हर कॉर्नर पे क्या होगा? एटम। क्योंकि कॉर्नर पे एटम नहीं होगा तो क्यूब ही नहीं बनेगा, क्यूब ही नहीं बनेगा। कॉर्नर पे एटम नहीं होगा तो क्यूब ही नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर केवल सिंपल यूनिट सेल है तो केवल कॉर्नर पे एटम होगा और कहीं नहीं होगा। अगर एफसीसी है तो फुल फॉर्म क्या है बोलो? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, हर फेस के सेंटर पे भी होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। नहीं समझे? 6 फेस है, सेंटर पे एटम। ठीक है। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो बॉडी कितनी होती है बोलो? अभी बताए थे 1, तो बॉडी के बीचों बीच एक एटम हो। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर पे होगा, बॉडी के बीचों बीच भी एक हो। अच्छा, अगर ईसीसी है, ई माने होता है एंड, ई माने क्या होता है? एंड। इसी को कई बच्चे बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। या इसी को बोलते हैं अपोजिट। मतलब कॉर्नर पे है और किसी 2 अपोजिट फेस पे है, किसी 2। अगर मैं इस फेस पे रखूंगा तो इसका अपोजिट सामने वाला होगा, सामने रख दूंगा। अगर मैं ऊपर रखूंगा तो उसका अपोजिट नीचे हुआ तो नीचे रख दूंगा। आप स्वतंत्र हैं कोई भी 2 अपोजिट फेस लेने के लिए। तो मान लीजिए मैंने ऊपर रखा और नीचे रख दिया, ये हो गया ईसीसी। इसी को अल्टरनेट भी बोलते हैं। भाई इसके अल्टरनेट पे ये आएगा, उधर से चलोगे तो भी, इसके बाद ये दीवार छोड़ के ये, इधर से चलोगे तो भी, इसके बाद ये दीवार छोड़ के ये, दाएं बाएं कैसे भी चलोगे हर तरफ से यही आएगा। तो अल्टरनेट बोले, एंड बोले, अपोजिट बोले, तीनों का मतलब एक ही है। क्या लोग सब पे रख दीजिए सर 6 पे, तब तो यही बन जाएगा ना एफसीसी। एफसीसी मतलब 6 फेस पे और ईसीसी मतलब किसी 2 अपोजिट फेस पे। ये हमारे सिलेबस में नहीं। हमको 3 यूनिट सेल पढ़ना है, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी। सिंपल का मतलब केवल कॉर्नर पे, एफसीसी माने कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, बीसीसी माने कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है। अब यहीं लगे हाथों अभी मैं आपसे, चलिए बिठाता हूं, बारी बारी चलता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा पास करूंगा। अच्छा, एक चीज और जान जाइए, सिंपल यूनिट सेल का मतलब केवल कॉर्नर पे एटम होगा। देखिए हर कॉर्नर पे एटम है। ठीक है। अब एक चीज और जान जाओ, इन दोनों एटम के बीच में गैप नहीं होता है। कई बच्चे लगते हैं बुद्धिमानी करने की, इसका रेडियस हो गया r, इसका रेडियस हो गया r और बीच इसका डिस्टेंस हो गया a, तो हाई पूरा हो गया a, तो ये गैप हो गया क्या? a-2r। ऐसी गलती मत करना यार, ये सब फालतू बकवास है। सॉलिड हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड। क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड। और आपको पता होगा सॉलिड्स के बीच में गैप नहीं होता है। तो सिंपल यूनिट सेल में इन 2 एटम के बीच में गैप नहीं होता। अच्छा, ये एफसीसी में होगा क्योंकि फेस के सेंटर के पे एक एटम आ जाएगा। तो फेस के सेंटर पे एक एटम आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके किनारे वाले चारों एटम थोड़ा दूर हो जाएंगे। 4 लड्डू रख दो, लड्डू 4 ठो रख के, और चारों के बीच में एक लड्डू उसी साइज का और घुसा दो, तो चारों लड्डू थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन सिंपल में कोई गैप नहीं होगा। एफसीसी में, बीसीसी में थोड़ा बहुत गैप होगा जो सॉलिड में होता है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है, जो दिखता उगता नहीं है। भाई मार्कर का गैप दिख रहा है क्या तुमको? लेकिन है। तो याद रखना, ये सटा हुआ है, दोनों एटम आपस में सटे हुए हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो इस एटम का रेडियस कितना? अब ये हो गया। अब आइए सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जेड। हिंदी में बोलो इसका मतलब क्या हुआ? एक एटम में कितने यूनिट सेल हैं? एक एटम में कितने एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं? उल्टा बोल दिया था। एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम हैं? तड़ बच्चे मन में सोच रहे होंगे 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। गलत। अबे मैंने ये थोड़ी ना पूछा है एक यूनिट सेल में कितने एटम दिख रहे हैं, मैंने ये पूछा है एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं। अब कई बच्चे कह रहे होंगे 0, 1 भी नहीं है। आइए दिमाग लगाते हैं। ये 3D फिगर है, इसको 2D में बनाते हैं। एक ठो फेस लीजिए, एक फेस है, ये क्या है? कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर। बताओ इस कॉर्नर पे क्या होगा? सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम
तभी बनेगा भाई सेंटर ऑफ एटम। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ एटम, ऐसे 4 एटम होंगे। अरे उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, सटे हुए हैं, सटे हुए हैं। अच्छा तो ये लेंथ कितनी है, ये हो गया सेंटर ऑफ एटम। अच्छा अब बताओ, ये हमारे ट्यूब का एक फेस था, ठीक है। हमारे कमरे में कितने कोने हैं, 8। हर कोने पर एक एटम रखा हुआ है, सेंटर ऑफ एटम है हर कोने पे। अपने कमरे में कितना हिस्सा आ रहा है सोचिए। ये तो अपने कमरे में कितना आ रहा है, कई बच्चे कहेंगे 1/4, कई बच्चे क्या कहेंगे 1/4। अच्छा क्यों, तो ये जो मेरा कमरा है, अब आप जिस कमरे में हैं उसी को लेके सोचिए। उसका एक कोना, जमीन पर कितने कमरे होते हैं, जमीन पर ये देखिए, इस कमरे में हम लोग हैं, हम लोग इस कमरे में हैं, हम इस कोने की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा इस कमरे के बगल में भी क्या होगा, कमरा। अबे क्रिस्टल लैटिस, ट्यूबवा रिपीट करता है ना चारों तरफ। अच्छा इसके पीछे भी क्या होगा, इस कमरे के पीछे, पीछे ऊपर नहीं। अब बोर्ड वर्टिकल है तो आपको ऊपर लगेगा, ऊपर नहीं। पीछे भी क्या है, एक कमरा, और इसके बगल में भी क्या है, एक कमरा। ये चारों कमरे जमीन पर हैं, जमीन पर, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये कोना कितने लोगों में कॉमन है, 4 लोगों में। एक एटम यहां ऐसे रख दिए कॉर्नर पे, तो ये एटम का अपने हिस्से में कितना आया, 1/4। अच्छा तो ऐसे ही इन चारों कमरों के ऊपर भी तो 4 कमरे होंगे, 4 कमरे हैं जमीन पे, ऐसे एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, कोने पे एक एटम ऐसे रखा हुआ है, तो चारों में गया 1/4। और इन चारों के ऊपर भी तो 4 कमरे हैं, ऊपर भी तो 4 कमरे हैं। तो बताइए ऊपर भी अगर 4 कमरे हैं, ठीक है, तो ऊपर भी अगर 4 कमरे हैं, तो ये बताइए कि ऊपर भी अगर 4 कमरे हैं तो टोटल ये कोना कितने लोगों में बट गया, 8 लोगों में। कितने लोगों में ये कमरा बट गया भाई, ऊपर भी 4 कमरे, देखिए 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, ये कितने लोगों में बढ़ गया, 8 लोगों। कई लोग कहेंगे सर नीचे भी 4 कोने हैं। अबे ऊपर वाले कोने की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला कोना नीचे वाले कमरे से क्या मतलब है उसका। तो बताइए एक एटम कॉर्नर पे रखा है, अपने कमरे में कितना आ रहा है, 1/8। घर में कूद कूद के फील करिएगा इस चीज को, हर कोने के पास जाके। एक कॉर्नर पे एटम का सेंटर है, और वो एटम का कितना हिस्सा अपने कमरे में आ रहा है, अपने एक यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, 1/8। तो इसका कितना आ रहा है, 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8। ये जो समझाने के लिए लिखा था मैंने, सबका कितना आ रहा है भैया, 1/8। तो ये तो z बराबर क्या हो जाएगा, कितने एटम है, कितने कॉर्नर है, 8, और सबका अपने हिस्से में कितना आ रहा है, 1/8। तो 8 × 1/8, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो जो बच्चे बोलेंगे 8 वो भी गलत है, जो बच्चे बोलेंगे 0 वो भी गलत है। केस 2, अगर मैं बात करूं FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बार बार नाम बोल रहा हूं, लिख लेना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा कॉर्नर पे होता ही है, कॉर्नर पे तो होता है, तो कॉर्नर वाली कहानी यही होगी, और हर फेस के सेंटर पे एक एटम है, तो z बराबर 8 × 1/8 प्लस, बताओ कितने फेस है, 6। लेकिन बताओ हर फेस के सेंटर पे रखा हुआ एटम पूरा अपने अंदर आता है क्या, एटम 3D होता है भाई, स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल। तो जब फेस पे रखोगे, फेस पे ये देखिए, ये आपका फेस माने दीवार, जब दीवार पर आप ऐसे एटम रखोगे ऐसे स्फेरिकल, तो अपने कमरे में कितना आएगा, आधा, और आधा कहाँ जाएगा, पीछे। ये तो घर बनाते हो तो एक दीवार उठाते हो, उसके दोनों तरफ कमरा होता है ना, आपके घर में एक दीवार के इधर भी एक कमरा होगा और एक दीवार के उधर भी एक कमरा होगा। तो अगर दीवार के बीचों बीच सेंटर पे कोई स्फेरिकल एटम रख दो, तो अपने कमरे में कितना आएगा, आधा, और आधा कहाँ जाएगा, उस कमरे में जाएगा। तो बताइए ऐसे कितने फेस होते हैं, 6, सबका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 6 का आधा कर दो क्या, 3। तो ये आपका हो गया क्या, 1 + 3 = 4। और केस 3, BCC, बॉडी के बीचों बीच में एक एटम होता है। अच्छा बॉडी के बीचों बीच में एक एटम है तो पूरा अपने अंदर ही आएगा, तो z बराबर 8 × 1/8 + 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। चलिए ओरली सोच के बताइए ECC में क्या होगा, जो मैंने बोला था आउट ऑफ सिलेबस है। कॉर्नर वाला तो 8 × 1/8 1, और 2 अपोजिट सेंटर पे, 2 अपोजिट फेस पे, तो आधा इसका आधा उसका, तो आधा आधा 1, और 1 और 1 2, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो याद रखना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z, ठीक है। सिंपल के केस में 1, रट लो तो रट लो। FCC में 4, एक कोने वाला और 3 फेस वाला, और BCC में 2, एक कोने वाला तो हर जगह है, और एक बॉडी के बीचों बीच वाला, और ECC में भी 2, जो हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है।
अब इसी पर चलो बताओ, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। हर कोने का अपने यूनिट सेल में कितना आता है? 1/8। बताओ फेस कितने होते हैं? 6। और हर फेस का अपने यूनिट सेल में कितना आता है? 1/2। बताओ बॉडी कितना होता है? 1। और कितना अपने यूनिट सेल में आता है? पूरा 1। बताइए अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, बताओ एज कितना होता है? एज 12। अबे शुरू में बताया हूं एज कितने होते हैं? 12। और एज के सेंटर पे अगर एटम रखोगे तो एक एज जानते हो कितने कमरों से बटा होता है? 4। एक तो अपना कमरा, और एक इसके बगल वाला कमरा, ऊपर वाले एज की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले, और 2 ऊपर वाले कमरे, इन दोनों के ऊपर वाले कमरे, एक कमरा 2 कमरा, इसके ऊपर वाला कमरा, इसके ऊपर वाला कमरा, तो 4 कमरे हो गए। और बीच में यहाँ पे एज है, ये एज है, तो एक इसके इधर कमरा नीचे बनेगा, एक इसके इधर कमरा नीचे बनेगा, एक इसके ऊपर ऐसे कमरा इधर बनेगा, और एक इसके ऊपर कमरा एक इधर बनेगा। कितने कमरे बन रहे हैं? 4। तो ये एज कितने लोग के लिए कॉमन है? 4। तो एज कितने होते हैं? 12। और एक एज पे अगर सेंटर पे कोई स्फेरिकल एटम रखा हो तो अपने कमरे में कितना आएगा? 1/4। 1/4। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाटएवर जो उचित लगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कोने का अपने हिस्से में कितना आता है? 1/8। याद रखिएगा। फेस 6, एक का अपने हिस्से में 1/2। बॉडी 1 और एक पूरा आ जाता है बॉडी के सेंटर के बीचों बीच यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एज 12 और एक एज के सेंटर पे अगर एटम रखा हो तो अपने हिस्से में 1/4। ये बॉडी वाला समझ रहे हैं ना? जहां से चारों बॉडी डायगोनल पास कर रहे थे ना बीचों बीच से, वहीं के सेंटर पे एक एटम रखा है, तो पूरा क्यूब के अंदर ही आता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आता है आपका टाइप 1 न्यूमेरिकल। टाइप 1 न्यूमेरिकल, बस इसी वजह से ये वीडियो लंबा हो रहा था, मैं चाह रहा था यहां तक पहुंच जाऊं मैं। टाइप 1 न्यूमेरिकल, देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके किताब का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए कंपाउंड, ये जो ए है, ये ए मतलब इंग्लिश वाला ए है। ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो 2 तरह के एलिमेंट से बना है, ए और बी। हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। ले, क्यूबिक ही तो हमको पढ़ना है भाई, तो क्यूबिक ही होगा। जो ए है, जो ए एटम है, ए संख्या नहीं है, ये वो टाइप बता रहा है। ए एटम आर एट कॉर्नर्स। ए उस क्यूब के कहां पर है? कोने पर है, कॉर्नर पर है। और बी कहां पर है? फेस सेंटर पे है। देखिए पढ़िए, बी एटम्स आर एट फेस सेंटर। फाइंड फार्मूला, एक वर्ड में, एक लाइन में आंसर आएगा। बताइए, ऐसे लिख दो ए और ऐसे इसके बगल में लिख दो बी, थोड़ा सा जगह छोड़ के। बताओ ए कहां पर है? कोने पर है ना। अच्छा, जो हम फार्मूला बताते हैं ना, सबसे बेसिक फार्मूला बताते हैं ना, जैसे पानी का फार्मूला होता है H2O, लेकिन पानी समुंदर भर के भी होता है, पानी लोटा भर के भी होता है, पानी चुल्लू भर के भी होता है, लेकिन फार्मूला तो H2O ही होता है। कंपोजिशन बताते हैं ना, तो फार्मूला बताना मतलब ए और बी का कंपोजिशन बताना है। तो एक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। बताइए, एक यूनिट सेल में ए कहां पर है? कोने पर। लेकिन कोने कितने होते हैं? 8। क्या 8 लिखते हैं? ए के कितने एटम होंगे? 8 ना, अभी बताया हूं 8 है, लेकिन ए अपने यूनिट सेल में कितना आ रहा है? 1/8। तो इसी को देखते हुए, तो ए कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 बस। बी कहां पर है? फेस पर। फेस कितना होता है? 6। बी 6 हो गया क्या? नहीं, अरे भाई हर बी स्फेरिकल होगा ना, फेस के सेंटर पे होगा तो अपने यूनिट सेल में तो आधा ही आ रहा होगा, तो 6 × ½ इसको सॉल्व करिए तो A1B3 आंसर हो गया B3, आंसर हो गया AB3। कितना इजी है, बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, खट से आपको आंसर दे देना AB3 ये दिखाते हुए। कोई ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, वी नो दैट, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैं 3 क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, इसको लगा लीजिएगा। मेरे बनाए हुए भी कई न्यूमेरिकल हैं, पता नहीं वहां तक आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो 2-4 इजी मैं आपको लगवा दे रहा हूं ताकि इस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सॉलिड इज मेड बाई एक्स एंड वाई। तो आप क्या करेंगे? आंसर में इस करके इतना ही जगह छोड़ा हूं, मुझे पता है इतने में आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए, यहां लिख दिए एक्स और यहां लिख दिए वाई। ठीक, वाई एटम आर कॉर्नर्स, वाई कॉर्नर पे है वाई, तो कोने कितने होते हैं? 8 × 1/8, 8 × 1/8। ठीक है, अच्छा यक्स आर एट बॉडी सेंटर, बॉडी कितना होता है? 1 और 1 पूरा आ जाता है, जो पहले लिखवाया 1 × 1, तो आंसर क्या होगा? 1 काट के 1 आ जाएगा, तो आंसर हो गया XY। ठीक है, दिख रहा है ना आंसर? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए ब्लू पेन से। ठीक है, अच्छा देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं, पूरा नहीं लिखा हूं, जगह का समय काफी ले रहा था। ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स, ए कॉर्नर पे है, मिसिंग फ्रॉम 2। ओ माय गॉड, अच्छा कई लोग कह रहे हैं सर 2 जगह से गायब हो गया, ये डिफेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। इसी चैप्टर के लास्ट में आपको डिफेक्ट पढ़ाया जाएगा।
तो ए एटम कॉर्नर पे मिसिंग फ्रॉम 2, तो ए कोने पे है, लेकिन कोने कितने होते हैं 8 और 2 जगह से गायब है, तो बचे कितने 6, तो 6 और इंटू 1/8, ये 1/8 ही होगा। कई लोग इसको भी 1/6 कर देते हैं ना। एक कोने का अपने हिस्से में कितना आता है 1/8। अब कोने 8 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो चाहे 6 हो, चाहे मिसिंग फ्रॉम 2 हो चाहे मिसिंग फ्रॉम 4 हो। बी एटम आर एट फेस सेंटर, बी कहां है फेस पे, फेस कितने होते हैं 6, मिसिंग फ्रॉम 2 हो, 2 फेस से गायब है, 6 में 2 गया 4 और इंटू 1/2, 1/2 क्यों फेस पे रखे हुए एटम का कितना आता है आधा। इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए तो a 3/4 और b 2, फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a 3 b 8, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कहेगा a कॉर्नर पे है, b 2 जगह से गायब है, b जो है एज सेंटर पे है, एज और 4 जगह से गायब है, फाइंड फार्मूला। ठीक है, कहेगा a जो है ऑक्युपाई कर रहा है 50% ऑफ कॉर्नर। अबे 50% ऑफ कॉर्नर, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो 8 का 50% निकाल लेना और फिर इंटू 1/8 कर देना। ठीक है, फिर इंटू 1/8 कर देना। तो कई बार फ्रैक्शन देता है, फ्रैक्शन एक मैं करवाऊंगा, रुक जाइए। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल लेके आया जिसमें सब कुछ आ गया है, दिख रहा होगा आपको, पढ़ दे रहा हूं। ए ऑक्युपाई 50% ऑफ कॉर्नर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा स्पेलिंग में गलत लिखता हूं। ए ऑक्युपाई 50% ऑफ कॉर्नर, तो ए लिख दिए। अब 50% कॉर्नर, कॉर्नर कितना होता है 8, तो 8 पूरा नहीं तो 100% होगा इसका 50%, तो गुणे 50/100, तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, कई लोग सीधे 4 लिख दिए होते हैं, अरे लिख सकते हैं भैया 8 का 50% 4 होता है, लेकिन प्रोसेस समझिए कौन जरूरी है। हर जगह 50% दे, 29% दे दिया तब, तो 8 गुणे 50% निकाली और गुणे 1/8, यही कई लोग करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। अरे जितने कॉर्नर पे है उसका 1/8 हमारे यूनिट सेल में आ रहा है। अच्छा आइए, B ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ फेस सेंटर, तो B कहां है फेस पे, फेस कितना होता है 6, पूरे फेस पे नहीं है 2/3 पे है, तो 6 का 2/3 क्या आ जाएगा इंटू 2/3 और फिर इंटू 1/2, हाफ करना लोग भूल जाते हैं, क्यों? अरे B 6 के 2/3 हिस्से पे है और जितने पे भी है उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है हाफ, तो 6 का 2/3 इंटू हाफ। अच्छा ये C ऑक्युपाई बॉडी सेंटर, C बॉडी पे है तो 1/1 पूरा, ओ में 50% 25% नहीं। और D ऑक्युपाई, D भी ABCD, D भी ऑक्युपाई एज सेंटर, इसमें परसेंटेज नहीं है। D कहां है एज, एज कितने होते हैं 12 और एक एज का अपने हिस्से में कितना आता है 1/4, तो इंटू 1/4। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 50 से ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार और 4, तो ये आएगा आपका 8 से 8 कट गया और ये 1/2 हो गया, तो A 1/2। फिर आओ B पे, देखो 3 से 2 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, तो B2। ठीक है, सिंपल कटिंग, C11 है तो C1, ठीक, और D 12 को 4 से काटोगे 3 बार जाएगा, तो D3। अब ये फ्रैक्शन में है, 2 से सब मल्टीप्लाई कर दो, A1 B4 C2 D6, यही आपका फार्मूला है। मैंने परसेंटेज भी दिखा दिया, अरे कहीं देख लेना, गलती नहीं कर रहा हूँ, 8 से 8 कट गया, हाँ 2 B 200 कट गया 3 6 C1 हाँ D, सही। ठीक है, मैंने परसेंटेज भी दिखा दिया, फ्रैक्शन भी दिखा दिया, सब कुछ करिएगा, लेकिन फेस पे है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, कॉर्नर पे है तो 1/8 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा और एज पे है तो 1/4 से मल्टीप्लाई मत करना भूलिएगा। परसेंटेज, फ्रैक्शन, बॉडी, एज सब एक ही न्यूमेरिकल में दिखा दिया। और खतरनाक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है फेस डायगोनल पर और बॉडी डायगोनल पर, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल पर और खतरनाक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। लेकिन भैया 50 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन टाइप 1 आपको बता दें एनसीईआरटी और साइड बुक का सारा क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, खूब बढ़िया से लगाइएगा एनसीईआरटी और एक्सरसाइज का। टाइप 1 का न्यूमेरिकल केवल बताया हूं, केवल टाइप 1 का न्यूमेरिकल बताया हूं। ठीक है, इसके बाद जो है कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ आपको दे देगा मोल और मोल देके पूछेगा बताओ कितने इसमें यूनिट सेल हैं। अच्छा बोल देगा एफसीसी है, क्या है एफसीसी, तो बताओ एफसीसी में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 4, तो मोल की मदद से आप क्या निकाल लेंगे एटम, और एटम को किससे डिवाइड कर देंगे 4 एटम मिलकर फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एक यूनिट सेल बनाते हैं, एक एटम मिलकर सिंपल क्यूबिक बनाता है और 2 एटम मिलकर बीसीसी बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाते हैं। Z इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक बार लास्ट में फिर बोल रहा हूं, कॉर्नर 8 अपने हिस्से में 1/8, फेस 6 अपने हिस्से में 1/2 एक फेस का, बॉडी 1 अपने हिस्से में एक पूरा, एज 12 12 12
और अपने हिस्से में एक h का 1/4 याद रखिएगा। और उस पर टाइप 1 का न्यूमेरिकल बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस चैप्टर 50 तरह के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, सब धीरे धीरे मैं लगवाऊंगा। आपको केवल इस टाइप का कॉर्नर होने वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। थैंक यू। मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए खूब धुआंधार। और आप लोग के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने की वजह से ही मैं पर डे हर क्लास का एक दो वीडियो पर डे बना रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद भी 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ा रहा हूँ और फिर 5-6 घंटे उसको अपलोड करने में लगा रहा हूँ। तो प्लीज़ ठीक है, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए।